कई वर्षों पहले की बात है। एक गांव में मोहन नाम का एक मूर्तिकार रहता था। मोहन बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था। आसपास के सभी गांव के लोग मूर्तियां खरीदने मोहन के पास आते थे। एक दिन ऐसे ही मोहन अपने घर के बाहर मूर्तियां बनाने का काम कर रहा था। तभी वहां कुछ गांव के लोग आते हैं। अरे सुनो मोहन भाई, हमें अपने गांव में गणेश जी की एक मूर्ति स्थापन करनी है। हाँ, और उसके लिए हमें गणेश जी की एक सुंदर और सुबक मूर्ति चाहिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मुझे गणेश जी की मूर्ति बनाने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। हाँ मोहन, 1 हफ्ता क्या, तुम 10 दिन ले लो, लेकिन मूर्ति एकदम सुंदर बननी चाहिए। हाँ जरूर, आप चिंता ना करें, मैं ऐसी मूर्ति बनाऊंगा कि गांव वाले देखते ही रह जाएंगे। चलो ठीक है मोहन भाई, हम 1 हफ्ते बाद आते हैं मूर्ति लेने। चलो अब काम पर लगना चाहिए, मेरे पास अब बहुत कम वक्त है। पास जाता है जहाँ उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठा करके रखे थे। मूर्ति बनाने के लिए वो उनमें से 2 पत्थर चुनता है। वो 2 पत्थर काफी मजबूत लग रहे हैं, उनसे काफी अच्छी मूर्ति बनेगी। मोहन वो पत्थर लेकर अपने घर के सामने आता है जहाँ वो मूर्तियाँ बनाता था। पत्थर तोड़ने के लिए वो छीनी और हथौड़ा लेके आता है। जैसे ही वो पत्थर तोड़ने वाला था, तभी अचानक अरे अरे रुको रुको, मुझे मत मारो। ये किसकी आवाज है? मोहन इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। वो फिर से पत्थर तोड़ने लगता है। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे इस हथौड़े से बहुत डर लगता है और मैं ये हथौड़े के घाव नहीं सह सकता। कृपया मुझे छोड़ दो। ये पत्थर तो काफी डरपोक निकला, ये मेरे कुछ काम का नहीं। मोहन वो पत्थर बाजू में रख देता है और दूसरा पत्थर लेकर अपना काम शुरू कर देता है। मोहन दूसरे पत्थर पर भी हथौड़े के घाव करने लगता है, पर वो पत्थर चुपचाप घाव सह लेता है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? अगर दर्द हो रहा है तो मूर्तिकार को बोल दो, वो तुम्हें भी छोड़ देंगे। वो बेचारा पत्थर कुछ नहीं बोलता और हथौड़े के घाव सहते जाता है। कुछ ही दिनों में मोहन उस पत्थर से एक सुंदर मूर्ति बनाता है। मूर्ति तो बहुत सुंदर बनी है, लेकिन गांव वालों को पसंद आएगी या नहीं? कुछ दिनों बाद गांव के लोग मूर्ति लेने आते हैं। अरे मोहन भाई, क्या मूर्ति तैयार हो गई? हाँ, मूर्ति तो 2 दिन पहले ही तैयार हुई है। अरे वाह, बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई है आपने। धन्यवाद। अरे मोहन भाई, हमें और एक पत्थर लगेगा नारियल फोड़ने के लिए, क्या एक पत्थर मिल सकता है? अरे हाँ जरूर, ये लो, ये पत्थर ले जाओ, वैसे भी ये मेरे कुछ काम का नहीं है। लोग उस पत्थर और मूर्ति को लेकर मंदिर की ओर बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो मंदिर में मूर्ति की स्थापना करते हैं। उस दूसरे पत्थर को वो गणेश जी की मूर्ति के सामने रख देते हैं। धीरे धीरे गांव के सभी लोग मंदिर आने लगे, गणेश जी की पूजा करने लगे और प्रसाद के तौर पर उन पर पेड़े और लड्डू चढ़ाने लगे। अरे ये क्या? अरे नहीं, मेरे ऊपर नारियल मत फोड़ना, मुझे दर्द होता है। क्यों भाई, मजा आ रहा है ना? अरे भाई, मजे तो आपके हैं, आपको पेड़े मोदक खाने मिल रहे हैं और सब आपके सामने हाथ भी जोड़ रहे हैं। मेरा क्या, मुझ पर तो सब नारियल फोड़ रहे हैं। देखा, उस दिन अगर थोड़ा घाव सह लेते तो मेरी जगह आज तुम होते। की शादी थी। रामू अपनी पत्नी शांति के साथ सभी मेहमानों की आवभगत में लगा हुआ था। तभी रामू के ससुर मांगी लाल उसे एक आदमी से मिलवाते हुए बोले, दामाद जी, इनसे मिलिए, ये है लड़की का भाई भीम। रामू ने एक बार उस आदमी को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, बुरा मत मानिएगा, पर जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका शरीर है। लगता है आपको खाना बहुत पसंद है।
रामू की बात पर भीम हंसते हुए बोला, हमारे यहाँ तो भाई खाने के लोग बहुत शौकीन हैं। मुझे तो कब से इस शादी का इंतजार था। आज मैं भरपेट खाना खा पाऊंगा। भीम की बात सुनकर मांगीलाल थोड़ा डर गया। वो रामू से धीरे से बोला, दामाद जी, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इसके आने से सारा खाना कम पड़ जाए। आप भी क्या बात करते हैं ससुर जी, एक आदमी भला कितना खा लेगा। आप फिक्र मत कीजिए। कुछ ही देर में दावत शुरू हो गई। सभी लोग खाने के लिए बैठ गए और उन्हीं के साथ भीम भी खाने के लिए बैठ गया। अरे ये प्रसाद जैसे 2-2 3-3 पूरियाँ क्यों रख रहे हो? कम से कम 40-50 पूरियाँ रख दो। भीम की बात सुनते ही आसपास बैठे सभी लोग चकरा गए। जब खीर वाला वहाँ से गुजरा तो भीम ने उसे भी रोक लिया। अरे भाई सुनो सुनो, ये बाल्टी पूरी की पूरी मुझे दे दो और इन लोगों के लिए दूसरी बाल्टी ले आओ। भीम ने बाल्टी हाथ में उठाई और एक सांस में सारी खीर गट गट पी गया। जिस तरह भीम खाना खा रहा था उसे देख रामू मांगीलाल से बोला, लगता है आपकी बात सच है। अगर ये मोटा ऐसे ही खाते रहा तो बहुत से लोग भूखे मर जाएंगे। अपनी थाली का सारा खाना खाने के बाद भीम आसपास के लोगों की थाली से खाना खाने लगा। शादी का हलवाई कल्लू महाराज मांगीलाल के पास आया और बोला, सेठ जी, मेहमानों के लिए जो भी खाना बनाया था वो पूरा खत्म हो गया। फिर भी ये पेटू राम है कि इसका पेट ही नहीं भरता। अब तो हमारे पास राशन भी खत्म होने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे? इनको नहीं बुलाया जाएगा। आज रामू की पत्नी शांति घर पर गर्मा गर्म भात बना रही थी कि तभी वहाँ रामू हांफता हुआ आया और बोला, जल्दी से सारा सामान बांध लो, हमें अभी के अभी घर निकलना है। अरे क्या हो गया? सब ठीक तो है? अरे कुछ ठीक नहीं है। मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे ही घर आ रहा हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। शांति और रामू अपना सारा सामान पैक कर ताला लगा रहे थे कि तभी पीछे से आवाज आई। अरे भाई कहाँ चले? स्वागत नहीं करोगे हमारा? रामू ने पलट कर देखा तो सामने भीम खड़ा था। अरे भीम, हम लोगों को जरूरी काम से बाहर जाना है। तुमसे फिर कभी बाद में मिलते हैं। लगता है भाई तुमने सुना नहीं। अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान की तरह होता है, उसे द्वार से भेजना नहीं चाहिए। क्या? भगवान? भगवान वो होता है जो दूसरों की हित की सोचता है, ना कि तुम्हारी तरह जो बस अपनी पेट की सोचे। एक मिनट भाई, कुछ बोला क्या तुमने? मुझे कुछ सुनाई दिया। अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं। आओ भाई अंदर आओ। अब आ ही गए हो तो क्या कर सकते हैं। मेरी नाक बता रही है कि यहाँ एक बहुत ही स्वादिष्ट भात बनी है। हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना आपने। मैं आपके हाथ की बनी भात चखना चाहूँगा। क्या मुझे थोड़ी भात मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी लेकर आई। भाभी जी, आपके हाथों में तो जादू है। बहुत ही लजीज भात बनाया है आपने। थोड़ा भात और मिल सकता है क्या? धीरे धीरे कर शांति सारा भात ले आई। सारा कुछ खाने की। इतना सारा खाना खाने के बाद भी तुम्हारा खाना बचा है? अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं खाया। अरे ये तो हल्का फुल्का नाश्ता था, अभी तो मेन कोर्स बाकी है। शांति ने इस बिन बुलाए अतिथि के लिए ढेर सारा खाना बनाया। अरे भाई, तुम्हारी पत्नी के हाथ का खाना इतना लाजवाब है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे घर ही खाना खाने हर रोज आऊं। अरे शांति, अगर ऐसा हुआ तो हमें घर बेचकर गांव जाना पड़ेगा। तुम लोग ये धीरे धीरे क्या फुसफुस कर रहे हो? नहीं नहीं भाई, कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, आपस की बात होगी। वैसे भाभी जी, मुझे और रोटी मिलेगी? शांति ने रोटी के डिब्बे का ढक्कन खोला तो उसे देखकर चौंक गई। रोटियां कहाँ चली गई? मैंने तो इसी डब्बे में रखी थी। शांति के कहते ही भीम ने जोरदार डकार मारते हुए कहा, वो सब तो मेरे पेट में चली गई। अब जाकर थोड़ी और रोटी बना लीजिए। जब 3 घंटे खाना बनाने के बाद भी इस पेटू राम की भूख नहीं मिटी, तब शांति ने रामू को किचन में बुलाया और बोली, अब तो हमारे घर का अनाज भी खत्म
इस मोटू का पेट है कि भरता ही नहीं। कुछ कीजिए वरना हम तो कंगाल हो जाएंगे। रामू ने जाकर ये सारी बात अपने पड़ोसी मुन्ना को बताई और उससे मदद मांगी। सब कुछ सुनने के बाद मुन्ना बोला, तुम फिक्र मत करो, उस पेटू राम को सबक सिखाने रामू के घर आया और भीम से बोला, नमस्ते भाई, मेरा नाम मुन्ना है, मैं रामू का पड़ोसी हूँ। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ आओ, तुम भी खाना खाने बैठ जाओ। अगर मुझसे खाना बच गया भाई मुझे खाना नहीं खाना, मेरी पत्नी ने तो आज मोतीचूर के लड्डू बनाए थे, वो इतने स्वादिष्ट थे कि मेरा पेट उसी में भर गया। क्या लड्डू? लड्डू सुनते ही भीम के मुंह में पानी आ गया। अरे हाँ, इतने लड्डू थे कि अभी भी बहुत सारे घर पर बचे हैं। क्या तुम्हें लड्डू खाने हैं? अरे भाई नेकी और पूछ पूछ, चलो अभी चलकर तुम्हारे घर के सारे लड्डू खत्म कर देता हूँ। इतना कहकर भीम उठा और सीधा मुन्ना के घर आ गया। मुन्ना ने उसके सामने लड्डू की एक टोकरी रखी। भीम ने पहला लड्डू खाया। उसे इतना अच्छा लगा कि वो 2-3 लड्डू एक साथ खा गया। लड्डू खाते ही भीम को चक्कर आ गए और वो जमीन पर ही गिर गया। अरे इसे क्या हो गया? ये सो क्यों गया? ये इसलिए सो गया क्योंकि इसमें मैंने नींद की दवाई मिलाई थी। क्या? मगर आपने ऐसा क्यों किया मुन्ना भाई? इसे सबक सिखाने के लिए देखो अब मैं क्या करता हूँ। मुन्ना ने गांव के डॉक्टर हरिशंकर को फोन लगाकर घर बुलाया और उसे सारा माजरा समझा दिया। कुछ देर के बाद जब भीम की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके आसपास बहुत से लोग खड़े हैं और पास में डॉक्टर भी बैठा है। अरे भाई मुझे क्या हो गया था? ज्यादा खाना खाने की वजह से तुम बेहोश हो गए थे, इसीलिए हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा। अब तुम्हारा ऑपरेशन करना होगा। क्या ऑपरेशन? नहीं नहीं, मुझे कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है। प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे ऑपरेशन नहीं करना। ऑपरेशन लिमिट में खाना खाओगे। खाना जीवन के लिए होता है, जीवन खाने के लिए नहीं। इसीलिए उतना ही खाओ जितना जरूरी है। अधिक मात्रा में किया गया काम नुकसानदायक होता है। जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात अच्छे से समझ गया। आज के बाद मैं कभी भी खाना देखकर ललचाऊंगा नहीं, हमेशा लिमिट में ही खाऊंगा।